नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं शिक्षक ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के लेवल 2 के मैथ्स के क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 12.75 हो तो अज्ञात बारंबारता हिडन फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है कि वो कितनी है, और उसको ऐप से शो कर रखा है। किससे कर रखा है? ऐप से। बंधु एक बात बताना कि ये जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है इसमें बहुलक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? z बराबर होता है l प्लस ए f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस ए f0 माइनस f2 इंटू क्या होता है h। तो यहां पे डेटा डाल देते हैं हम, वैल्यूज डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो बहुलक का मान 12.75 दे रखा है तो 12.75 ही रखेंगे। ओके बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक अगर 12.75 है तो 12.75 ये 10 और 15 वाला वर्ग बहुलक का क्या होगा? वर्ग। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी होगी? 10। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 10 होगी। हाँ जी। नेक्स्ट, बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी f1 होती है। बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी को f1 बोलते हैं। बहुलक वर्ग से पीछे की फ्रीक्वेंसी को अपन f0 बोलते हैं, और बहुलक वर्ग से जस्ट बाद की फ्रीक्वेंसी को f2 बोलते हैं। तो f1 में से f0 घटा लो। f1 है आपके पास में, f माइनस f0 कितनी है? 4/2 2f1। तो 2f1 का मतलब 2f माइनस f0 बोले तो 4 घटाओ, और माइनस f2 का मतलब कितना घटाओ? 6 घटाओ, इंटू h। वर्ग अंतराल कितना है बंधु? 10 का है, सॉरी 5 का है। वर्ग अंतराल आपके पास में 5 का है। लो लीजिए बंधु, 10 घटाएंगे 12.5 में से, 12.75 में से अगर 10 आप घटाओगे तो 2.75 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। 2.75 बराबर आपके पास में आ जाएगा f माइनस 4/2f माइनस 10। 2f माइनस कितना है? 10 इंटू कितना है? 5। 5 का भाग तो जाता है बंधु, 5 का भाग तो चला जाएगा। 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 का भाग खुद में एक बार, और 5 का भाग इधर नहीं गया तो 0.55 25, और बंधु यहां पे 2 बचेगा, और 5 5 25, 55/10 100 भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूं 55 बट्टे कितना? 100। और 55/100 बराबर आ जाएगा f माइनस 4/2f माइनस कितना? 10। चाहो तो वैल्यू भी यहां से रख सकते हो, किससे ये वैल्यू वेरीफाई हो जाए। और ना वैल्यू रखो, नहीं वेरीफाई कराओ, तो ऐसे कर देना 5 का भाग 11 बार और 5 का भाग 20 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 को f से गुणा करते हैं तो 20f माइनस 20 चौके 80 बराबर 22f 11 दूनी 22 माइनस 110। 11 इंटू 10 110। ओके बताओ यहां से 20f 22f में से घटाएंगे तो 2f बचेगा, और 110 इधर आएगा तो प्लस का, और उसमें से 80 घटेगा तो कितना? 30। f का मान कितना आएगा बंधु? 15 आएगा। कितना आएगा? 15, जो कि कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं हिडन फ्रीक्वेंसी वगैरह का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं और आपको पूछा है कि कौन से कथन इनमें से सत्य हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बहुलक को आलेखी रूप से हिस्टोग्राम से निर्धारित किया जा सकता है। बिल्कुल बंधु, बहुलक को हिस्टोग्राम से निर्धारित किया जा सकता है। जो हिस्टोग्राम होता है इसको अपन आयत चित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और थियरी में आपने पढ़ रखा है कि आयत चित्र बहुलक निर्धारित करने के काम में आता है। ओके बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में, बहुलक हमेशा डेटा सेट के भीतर एक मान होता है। बिल्कुल सही बात है बंधु, बहुलक डेटा सेट के भीतर ही एक मान होता है। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, डेटा सेट है 1,4,5,5 हो गया। ठीक है बंधु, बताओ इनका माध्य क्या होता है? माध्य होता है आंकड़ों का योग बटा इनकी संख्या। 10 और 5 15, 15 बट्टे कितना? 4। 4 का भाग लगाओगे 4 × 12 बचेगा 3, और 30 में आप 4 का भाग लगाओगे 4 7 28 और 20। बताओ बंधु माध्य का क्या होगी? इनकी माध्य का बीच वाले दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग, 9 में 2 का भाग लगाओगे 4.5 आएगी। और इनका बहुलक क्या आएगा? बहुलक 5 आएगा। अर्थात इन्हीं में से ही आता है, इन्हीं में से ही आता है। तो कहते हैं कि बहुलक डेटा सेट के भीतर एक मान होता है। बिल्कुल सही बात है। यह सत्य है कि किसी व्यक्तिगत श्रेणी के लिए बहुलक
डेटा सेट में से ही कोई सा मान होगा, लेकिन माध्यिका और माध्य उन्हीं में से हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब बहुलक डेटा सेट के भीतर ही एक मान होता है। सही बात है, समझ गए। आप कहोगे सर डेटा सेट में ही होते हैं माध्य और माध्यिका भी अपने आप में, डेटा सेट में से नहीं होते, कोई नया मान आता है, ठीक है। ये दोनों नए मान है, ये दोनों नए मान है, ये दोनों मान उनमें नहीं है, डेटा सेट में नहीं है। ये दोनों किस में नहीं है बंधु, ये डेटा सेट में नहीं है, ये डेटा सेट में नहीं, ये डेटा सेट में नहीं है। और ये बंधु किस में है, डेटा सेट में है। ये किस में है, डेटा सेट में है, ये डेटा सेट में है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इसके बाद में गुणात्मक डेटा जैसे कि पसंदीदा रंग लाल, नीला, हरा, फिर वापस लाल, लाल, नीला, इनके लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप माध्यिका होता है। बंधु गुणात्मक मूल्यों की जहां बात आ जाती है, जहां गुणात्मक मूल्यों की जहां बात आ जाती है वहां पे माध्यिका ही होती है। गुणात्मक मूल्यों में कुछ भी हो सकते हैं, ईमानदारी हो सकती है, ईमानदारी हो सकती है, चतुराई हो सकती है, क्या हो सकती है, चतुराई हो सकती है, रिजल्ट आदि हो सकते हैं। इसके अलावा और बता रहा हूं मैं, रिजल्ट आदि हो सकते हैं। गुणात्मक मूल्यों में माध्यिका सबसे उपयुक्त मापे मानी जाती है। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है, केवल एक सत्य है नहीं साहब, एक और तीन सत्य है परंतु दो असत्य है नहीं साहब, एक दो तीन सभी सत्य हैं, बिल्कुल सही बात है, एक दो तीन सभी क्या है, सत्य। बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन मिला होगा दोस्तों आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में 11 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांकों की माध्यिका पूछी है। माध्यिका निकालने के लिए बंधु पहले या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, तो आरोही क्रम में लिख लूं। अगर आप रेंडमली निकाल रहे हो तो ये 11 छात्र हैं, तो इनमें एक काम करो, 11 में 5 इधर निकाल दो, 5 इधर निकाल दो, 6वां होगा तो 5 छोटी छोटी संख्याएं सोच लो, छठी माध्यिका होगी। तो बताओ बंधु इनमें से सबसे छोटा माप कौन सा है। सबसे छोटा माप मेरे ख्याल से यहाँ पे कितना है, 20 है। ओके, 20 से छोटी कोई संख्या नहीं है, सबसे छोटी 20 होगी। 20 के बाद में अगला कौन सा हो गया, 25 हो गया। 25 छोटी संख्या है, ठीक है। उसके बाद में अगली संख्या बताओ मुझे, 30 वाली रो में कौन सी है बंधु, 30 वाली में कितनी हो गई, 36 हो गई। चलो ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में 36 के बाद में 40 वाली रो में कौन सी है, 40 वाली में सबसे छोटी कितनी हो गई, 40 ही हो गई, ठीक है। उसके बाद में बंधु 41 भी पड़ी है, कौन पड़ी है, 41 भी इनमें पड़ी है, ठीक बात है। ओके, इनके बाद में 41 के बाद में हम क्या लेंगे, 43 ले लेंगे। 43 के बाद में क्या लेंगे, 45 भी ले लेंगे। 45 के बाद में क्या लेंगे, 47 भी ले लेंगे। और 47 के बाद में क्या लेंगे अपन, 47 के बाद में अपन लेंगे बंधु 54 लेंगे, क्या लेंगे, 54 लेंगे। और 54 के बाद में अपन क्या लेंगे, 54 के बाद में ये सॉरी आपके पास में 54 के बाद में 55 आ जाएगा, ठीक है। 55 आ गया और 55 के बाद में लास्ट में क्या पड़ा है। वैसे इतनों की जरूरत नहीं होती जो मैं काम कर रहा हूं, मैं तो आपको लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। आपकी एग्जाम की अप्रोच ये होनी चाहिए कि सर 11 में आप एक काम कर दीजिएगा, 11 में छोड़ो ना, स्टार्टिंग के 5-6 नंबर का डेटा ही माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 5 आपको छोड़ने पड़ेंगे। कितने छोड़ने पड़ेंगे बंधु, 5 आपको छोड़ने पड़ेंगे स्टार्टिंग के। तो 5 को मैं छोड़ देता हूं, ओके। और 5 को छोड़ देता हूं तो देखो ये 5 छोड़ दिए, 4 और 1 5 को छोड़ दिया इधर, और 5 को छोड़ दिया मैंने इधर। तो ये छठा पद क्या कहलाएगा, माध्यिका। और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 43 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 11। जब n 11 होता है, जब n विषम होता है, तो आप कहते हैं कि n+1 बटे 2वां पद होता है माध्यिका। n+1 बटे 2वां पद, तो 11 + 1 कितना, 12 बटे 2 बराबर कौन सा, 6वां पद। तो मेरे बंधु बता 6वां पद यहाँ पे माध्यिका होगा, तो 6वां पद कौन है तो 43 ही है, ठीक है। तो राइट आंसर 43 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। इन आंकड़ों की अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बंधु CF निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, CF। तो CF में पहले 4 लिख देता हूं, फिर 4 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 9। और फिर 9 में 7 और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 16। और 16 में आपने 3 और जोड़ दिया तो 19। 19 में आपने 2 और जोड़ दिया तो कितना, 21। और ये जो अंतिम CF होती है वो सभी बारंबारताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। आप जानते हो सेकम की CF में अंतिम CF सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होती है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि यहां से सिग्मा F भी कितना मिलेगा, 21 ही मिलेगा। 5 5 10 से और 7 17 और 4 21। अब आपको एक काम करना है, माध्यिका वर्ग निकालना है। तो माध्यिका वर्ग क्लास ऑफ मीडियन निकालनी है आपको। क्या निकालनी है,
क्लास ऑफ ए मीडियन निकालनी है। क्लास ऑफ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी CF के संगत डेटा होती है। तो n/2 करेंगे अपन, 21/2 करेंगे, तो 21/2 करूंगा तो बंधु कितना आएगा, 10.5 आएगा। और 10.5 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, 10.5 से ठीक बड़ी CF कौन है, 16। और 16 के संगत वर्ग कौन सा हो गया, 30 से 40। तो यहां क्लास ऑफ मीडियन कितनी है, 30 से 40। क्लास ऑफ मीडियन में लोअर लिमिट यूज होगी हमारे पास में। आने दो भाई बंधु, फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए L प्लस ए n/2 सभी बारंबारताओं के योग का आधा अपॉन में इसको अर्लियर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो अपन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एच कर सकते हैं। ओके, इस फॉर्मूले में इनका मीनिंग क्या है वो समझना। फॉर्मूले में सिंबल अलग हो सकते हैं, एच को कई जगह आई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आओ बंधु, बाध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 30 प्लस से, हाँ जी, सभी बारंबारताओं के योग में 2 का भाग दिया तो 10.5 आया, माइनस से माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाली CF कितनी है आपके पास में, 9 है। ओके, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है बंधु, 7 है आपके पास में, ठीक बात है। क्लास इंटरवल कितने का है, 10 का है, हाँ जी। तो 30 प्लस ये हो गया 10.5 में से 9 घटाओगे तो 1.5 को 10 से गुणा करोगे 15 बचेगा बट्टा 7, हाँ जी। तो ये 30 पॉइंट कुछ उत्तर आएगा, 7 दूनी 14.1 बच गया, 7 एकम 7 बच गया, 3 7 चौके 28। तो ये हो गया 32 पॉइंट कितना, 14। और 32.14 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है, तो बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या होगा। या तो सीधा बता दूं या आपको ऐसे पता होना चाहिए कि z बराबर क्या होता है, 3m-2x बार होता है, आप पढ़ते हो, ठीक है, बड़े अच्छे से समझाया हुआ है ये आपको कि z-m बराबर है 2 इंटू m-x बार कर दूं इसमें। ले भाई, तेरे को याद नहीं रहे तो एक जुगाड़ बता दूं कि एक बड़ा बेटा बराबर होता है 3 बेटियां और उनमें से 2 बेटे, अर्थात ताऊ बराबर, ऐसे लिख सकते हो, ताऊ बराबर 3 बुआजी माइनस से 2 चाचा, ठीक है। और एक बुआजी इधर आ गई तो उधर 2 बुआजी और 2 चाचा, तो 2 कॉमन ले लिया, ठीक बात है। ओके, अब बताओ ताऊ माइनस बुआ बराबर हो जाएगा 2 गुणा बुआ माइनस से चाचा। अल्ले ये ले, आपको कोई भी प्रश्न अनुपात वगैरह कुछ भी पूछ सकता है यहां से, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक प्रश्न तो ये पूछ सकता है कि बहुलक और माध्यिका के अंतर का माध्यिका और माध्य के अंतर से अनुपात क्या होगा। तो बहुलक और माध्यिका के अंतर का बंधु, यहाँ पे बहुलक और माध्यिका के अंतर का z और m के अंतर का m और x बार के अंतर से अनुपात पूछ ले तो आपको इधर 2 लिखना है और इधर कितना लिखना है, 1 लिखना है। ओके, क्योंकि इनका मान कितना होगा, 2 होगा, तब उनका कितना होगा, 1 होगा। तो ये कह रहा है कि किसी दिए गए डेटा सेट के लिए माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है, माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है, तो 12 का डबल करोगे तो कितना होगा, 24। बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना हो जाएगा बंधु, यहां से 24 हो जाएगा सीधा, ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन है, गलत कथन कौन सा है। माध्य से लिए गए पद विचलनों का योग हमेशा 0 होता है। स्टेप डेविएशंस अबाउट मीन ऑलवेज शून्य होता है। बिल्कुल ये कथन क्या है, सत्य है ये। नेक्स्ट इसके बाद में माध्यिका से पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, नहीं होता है साहब। माध्यिका से पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम नहीं होता है। माध्यिका की जगह यहां पे क्या शब्द आता, अगर माध्य आता तो ही सही होता। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, गलत। माध्यिका से माध्य विचलन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑलवेज मिनिमम होता है, बिल्कुल सही बात है। ये कथन भी सही है। इसका मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। इसका मतलब सारे तो सही नहीं है, तो गलत कथन पूछा है तो कौन सा होगा, दूसरा। 3 स्टेटमेंट याद रखना। माध्य से लिए गए पद विचलनों का योग 0 होता है। अब यहाँ पे प्रूव करवाने वाला टाइम नहीं है, सीधा आपको क्लासरूम में करवा दिया गया है कि माध्य से लिए गए पद विचलनों का योग 0, माध्य से लिए गए पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम, और माध्यिका से माध्य विचलन क्या होता है, न्यूनतम। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप जिसमें पदों का बीजीय विवेचन संभव है। अल्जेब्रिकल एनालिसिस संभव किसमें होता है बंधु, माध्य में होता है, क्योंकि आप बीजीय विवेचन
बीजीय विवेचन का मतलब है बंधु योग वगैरह निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? योग वगैरह आप यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे? जैसे 7 पदों का माध्य, पदों का 7 पदों का माध्य 20 है, 7 पदों का माध्य 20 है, तो आप योग बता सकते हो। योग कितना बता सकते हो बंधु? आप यहां योग बता सकते हो 20 गुणा 7 बराबर कितना? 140। मतलब माध्य ही ऐसा है जिससे पदों का योग अथवा बता सकते हो। माध्यिका और बहुलक में पदों का योग वगैरह नहीं बता सकते। ये बीजीय विवेचन, अलजेब्रिकल एनालिसिस इसी का ही नाम है। ठीक बात है। इसके बाद में अगला, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। बंधु जो माध्य होता है ना, वो एक्सट्रीम वैल्यूज से सर्वाधिक प्रभावित होता है। आपको प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है, सर्वाधिक प्रभावित पूछे, सर्वाधिक प्रभावित पूछे तब तो माध्य होगा। और बहुलक है ना, वो न्यूनतम प्रभावित होता है। बहुलक क्या होता है? न्यूनतम प्रभावित होता है, न्यूनतम में प्रभावित होता है। हाँ जी, हरात्मक माध्य भी सर्वाधिक प्रभावित होता है, चाहे हरात्मक हो, चाहे गुणात्मक, सॉरी ज्योमेट्रिकल हो, चाहे हार्मोनिक हो, चाहे अर्थमेटिक हो, सारे में नहीं प्रभावित होते हैं। लेकिन ये बहुलक आपको ऑब्जेक्टिव का पैटर्न ये कहता है कि आपको हरात्मक माध्य की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आपको बेसिकली 4 ऑप्शनों को देख के आंसर करना है कि हमारे को जो पढ़ाया है वो कहां मिल रहा है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप जो एक्सट्रीम वैल्यूज, चरम मूल्य या सीमांत मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होता है, वो कौन होता है? बहुलक होता है। माध्य सर्वाधिक प्रभावित, इतना ध्यान रखना। माध्य का अप्रभावित रहता है वैसे। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला कथन, अगला है कि बंटन सारणी का माध्य क्या है। बंधु इस सारणी में मुझे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा दिख रही है, और जहां मुझे फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखती है, मैंने एक बात बताई है कि इसको शॉर्ट मेथड से ही किया जाता है। ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाता है? शॉर्ट मेथड से किया जाता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा दिख रही है एक्स की, डेटा के जो मान है 147, 148, 149, हाँ जी 149 और 150 और 151। ओके, हाँ जी, ये जो डेटा की फ्रीक्वेंसी है ना, ये बहुत ज्यादा है, और ये फ्रीक्वेंसी परेशान करेगी 151 एल, इस प्रकार से। ठीक बात है। हाँ जी, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी एक की दे रखी है आपको 94, 68, फिर 46, फिर 61 और 31। ओके, अब बंधु यहां पे आपको इमेजिनरी मीन के थ्रू आपको मीन निकालना पड़ेगा, और इमेजिनरी मीन के थ्रू निकालते हैं तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू होता है ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन क्या होता है? समेशन एफ होता है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, इस एक्स बार में ये जो ए होता है ये क्या होता है? इमेजिनरी मीन। कुछ भी मान लो यार, इमेजिनरी मीन इसको मान लो। ठीक है, लेट मेरे पास में ए इमेजिनरी मीन है, वो क्या है? 149। तो इमेजिनरी मीन का मान तो 149 रख दूंगा। ओके, हाँ जी, इसके बाद में आगे, अब ये जो डी है वो क्या होता है? डी होता है स्टेप डेविएशन। क्या होता है बंधु? स्टेप डेविएशन होता है ये डी। डी को अपन स्टेप डेविएशन बोलते हैं, और ये डी होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए को डी बोलते हैं अपन, इसको डी बोलते हैं, जिसको स्टेप डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप डेविएशन। ये पद विचलन जो अभी पिछले क्वेश्चन में आया था वही था। हाँ जी, तो बताओ 149 है, 149 147 में से घटेगा तो -2 और -1, और ये 0 +1 और प्लस का 2, इनको मल्टीप्लाई कर लो, आप एफ डी निकाल लो। डी ये पड़े ही है आपके पास में एफ डी। 94 का डबल कितना होता है? माइनस का 18 और 8 188। ठीक है, हाँ जी, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा माइनस का 68, ये प्लस का कितना होगा? 0, ये कितना होगा? 61, और ये कितना होगा? 62। अब मुझे बताओ समेशन एफ कितना है? समेशन एफ है मेरे पास में 8 4 12 4 6 18 और 2 20 का शून्य कैरी फॉरवर्ड 2 करेगा, 9 और 6 15 और 4 19, 19 और 6 25 26 27 28 और 2 30, 300 हो गया सिग्मा एफ का मान। इट मीन सिग्मा एफ का मान तो मैं 300 रख दूंगा। ओके, ऊपर क्या आएगा? समेशन एफ डी क्या आएगा? समेशन एफ डी निकालना है तो आप माइनस माइनस वालों को अलग ऐड कर लो। तो ये माइनस माइनस वाले अलग ऐड किए तो आपको कितना मिला? ये कितना मिला? तो ये डेटा कितना मिला? ये तो माइनस का 8 और 8 कितना हो गया? 16, और ये 8 6 14 और 1 कितना हो गया? 15,
और ये हो गया 256 हो गया, ठीक बात है। और ये प्लस प्लस में कितना हो गया, ये हो गया 6 दूनी 12 और 123 हो गया, ठीक बात है। हाँ जी, तो बताओ ये घटा लेंगे तो माइनस का बचेगा हमारे पास में। 6 में से 3 घटाया कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 में से 2 घटाया फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये बच गया कितना, 133 आ गया आपके पास में, ठीक बात है दोस्तों। 133 माइनस का है, और जब माइनस का आता है तो बंधु यहाँ पे चिन्ह माइनस का लगाने की बजाय बाहर माइनस का लगा लो, 133। ये लो साहब, ये वैल्यू आ गई। तो 149 माइनस, अपन एक काम कर लेते हैं, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, काट लेते हैं। 3 का भाग इधर 100 बार जाएगा और 3 का भाग इधर, 3 चौके 12 बच गया 1, फिर 13 में 3 चौके 12 फिर बच गया 1, और फिर 3 3, ओके 3 का भाग। तो मेरे हिसाब से ये बंधु ये पॉइंट और खिसक जाएगा तो 0.44 उत्तर आ जाएगा, ओके। और 0.44 घटाओगे तो 5 6 बचा कि नहीं बचा, बचा बंधु। तो 148.56 बच गया, कितना बच गया, 56 बच गया। तो 148.56, 148 दो जगह है लेकिन 56 कौन से में है, सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। ये इमेजिनरी मीन के थ्रू मीन निकालना होता है, इसमें स्पीड से काम करना होता है, बात ये है, ठीक है। कुछ बातें मैंने समझाने के लिए आज से आपको बता दी डिटेल से। ये डेटा, सॉरी क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या है, संचयी बारंबारता वक्रों के लिए सत्य कथन है। बंधु संचयी बारंबारता वक्र जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं, ठीक है, CFC जिनको बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं, उनमें एक्स अक्ष पे तो मान लीजिएगा, एक अक्ष पे तो डेटा लिखे जाते हैं, दूसरी अक्ष पे CF लिखी जाती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, ऐप नहीं लिखी जाती है। तो ये डेटा का उसकी संगत बारंबारता के साथ वक्र होता है, ये डेटा का उसकी संगत बारंबारता के साथ वक्र होता है। ये बात क्या है बंधु, गलत है, ये असत्य है। हाँ जी, नेक्स्ट इसका, ये डेटा का उसकी संचयी बारंबारता के साथ वक्र होता है। ये बात क्या है बंधु, सत्य। सत्य कथन पूछा तो मेरे हिसाब से इसके अलावा और कोई सत्य मिलेगा नहीं। कैसे नहीं मिलेगा, इनकी सहायता से बहुलक ज्ञात, ना संचयी बारंबारता वक्रों की सहायता से बहुलक नहीं साहब, क्या ज्ञात की जाती है, माध्यिका ज्ञात की जाती है। इनसे तो त्वरण से तो या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाए वक्रों से माध्यिकाएं ज्ञात की जाती है। ये बारंबारता वक्रों के अनुरूप नहीं, बारंबारता वक्र होते हैं उनको फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व अलग चीज होते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व जो होते हैं वो अलग चीज होते हैं बंधु। बारंबारता वक्र होते हैं वो अलग चीज होते हैं। बारंबारता बहुभुजों से बनते हैं, ये आयत चित्र में बनते हैं। किसमें बनते हैं, आयत चित्र में बनाए जाते हैं। इनका संचयी बारंबारता वक्रों से कोई ताल्लुक नहीं है, ध्यान रखना। ये बारंबारता वक्र होते हैं, ये सिमिलर होते हैं, बारंबारता एक बहुभुज और बनता है, ठीक है। ये बारंबारता वक्र क्या होते हैं, थोड़े समझाता हूं। बारंबारता वक्र होते हैं जो आपकी आयत चित्र होता है ना, कुछ इस प्रकार का सा, इस प्रकार का आयत चित्र। आयत चित्र में प्रत्येक वर्ग के आप मिड वैल्यूज निकाल लो, प्रत्येक वर्ग के क्या निकाल लो, मिड वैल्यूज, और मिड वैल्यूज आगे वाले वर्ग में भी निकाल लो ऐसे, ठीक है। फिर इनको ऐसे घूमते फिरते मिला दो फ्री हैंड से, ठीक है, ऐसे। इसको बोलते हैं अपन बारंबारता बहुभुज। ये है बंधु बारंबारता बहुभुज, इसको बोलते हैं बारंबारता बहुभुज। यहां कहां CF आ गई, आयत चित्र बन रहे हैं, यहां तो क्या बन रहे हैं, आयत चित्र बन रहे हैं, आयत चित्रों में बनते हैं। ये संचयी बारंबारता वक्र होते ही अलग चीज है, ये इस प्रकार से होते हैं, CF के साथ होते हैं, ठीक है। किसके साथ होते हैं, CF के साथ होते हैं संचयी बारंबारता वक्र। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इस थीम पर आधारित है कि संचयी बारंबारता वक्र का आपको पता है या नहीं, किसका किसके सापेक्ष बनता है। ये कह रहा है निम्न में से माध्य माध्यिका और बहुलक में सही संबंध क्या होगा। माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध के 3 प्रारूप आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, सममित श्रेणी में, सममित श्रेणी में माध्य माध्यिका बहुलक तीनों बराबर होते हैं। x बार बराबर होता है z बराबर होता है m। हाँ जी, असममित श्रेणी में, असममित श्रेणी में 2 केस आते हैं। असममित श्रेणी में माध्य माध्यिका बहुलक की नेचर पूछे आपसे, असममित श्रेणी में माध्य माध्यिका बहुलक की प्रकृति पूछे, तो प्रकृति के आधार पर तो ये किस प्रकार से होते हैं, माध्यिका बीच में होते हैं और माध्य और बहुलक इधर उधर होते हैं। माध्यिका बीच में होती है हमेशा,
माध्य और बहुलक इधर उधर होते हैं, माध्यिका एक से छोटी होती है तो एक से बड़ी होती है, बात ये है, ठीक है। माध्य और बहुलक में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन माध्यिका एक से छोटी और एक से क्या होती है, बड़ी। ऐसे ध्यान रखना, एक से छोटी और एक से बड़ी होती है, माध्यिका की लोकेशन बीच में होती है, ग्रेटर देन के चिन्ह हो सकते हैं या लेस देन के चिन्ह हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है, ओके। हाँ जी, चिन्ह एक जैसे होंगे, ये तो इनकी प्रकृति होती है। इसके अलावा जेड बराबर अपन लिखते हैं 3m माइनस 2x बार, ये रिलेशन होता है इनमें, गणना वाला रिलेशन होता है, दो के मान दे दे तो तीसरे का मान निकाल सकता है। तो क्या पूछा आपको, निम्न में से माध्य माध्यिका बहुलक में सही संबंध है, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक तो दिया नहीं, ये सही संबंध नहीं है, ये मिला लो, ये कहीं मिल जाए तो x बार बराबर, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ जी, ये भी नहीं है, आप मीडियन 3 मीडियन होता है यहाँ पे, ये भी सही संबंध नहीं है। तो बंधु बताओ कौन सा होगा इन दोनों में से, माध्यिका की लोकेशन बीच में होती है, चिन्ह एक जैसे होते हैं, तो डी ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि दोनों से बड़ी नहीं हो सकती, ये कह रहा है दोनों से बड़ी होगी, जबकि दोनों से बड़ी नहीं हो सकती, माध्यिका एक से बड़ी और एक से क्या होती है, छोटी। बहुत ही डिटेल से इसको ढंग से पढ़ाया हुआ है, ढंग से इसको देखना। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में सम्मित बंटन के लिए, अभी अभी तो देखा है, सम्मित बंटन के लिए बहुलक और माध्यिका दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, और बराबर चीजों के अंतर लेते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0। सिमेट्रिक सीरीज में माध्यिका और बहुलक के माध्य सब बराबर होते हैं, इनका अंतर क्या आता है बंधु, 0 आता है। अगला प्रश्न, टेलीमार्क मिलान चिन्हों का उपयोग किस प्रकार के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। बंधु टेलीमार्क का जो उपयोग है वो आवर्ती वाले डेटाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जैसे डेटा और उनकी फ्रीक्वेंसी होती है तो टेलीमार्क बना लिया जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास में डेटा है और उनकी फ्रीक्वेंसी है तो फिर उनके क्या बना लिए जाते हैं, टेलीमार्क बना लिए जाते हैं, ठीक है। टेलीमार्क क्या होते हैं, डेटाज को उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ फॉर एंड क्रॉस मेथड से शो करना ही क्या है, टेलीमार्क। जैसे 40 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 50 की फ्रीक्वेंसी 7 है, और 60 की फ्रीक्वेंसी मान लीजिएगा 8 है, और 90 की फ्रीक्वेंसी मान लीजिएगा कितनी है, 10 है। बंधु टेलीमार्क में क्या करते हैं, 5 को लिखने का तरीका है 4 खड़ी लाइन और 1 तिरछी लाइन, 7 को लिखने का तरीका है 4 खड़ी लाइन और 1 तिरछी लाइन, ऐसे भी खींच सकते हो। 8 को लिखने का तरीका है 4 खड़ी लाइन और 1 तिरछी लाइन, ऐसे खींच सकते हो। और 3 ये हो गए, 5 और 3 8, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि टेलीमार्क में दोनों ही सही होते हैं, क्रॉस किधर से भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, टेलीमार्क में दोनों ही सही है। टेलीमार्क में इस प्रकार का चिन्ह है वो भी 5 को शो करता है, और टेलीमार्क में इस प्रकार का चिन्ह है वो भी किसको शो करता है, 5 को। हाँ जी, क्षेत्रफल, आवर्ती क्षेत्रफल और ये प्रतिशत, इनके लिए टेलीमार्क यूज नहीं किया जाता, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है, न्यूनतम प्रभावित होता है। बंधु प्रभावित होता है ये कहना वैसे सही है, लेकिन न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम का मतलब आप क्या समझते हो, न्यूनतम का मतलब न के बराबर, किसके बराबर, न के बराबर। तो अपन ये नहीं कह सकते कि बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है, न्यूनतम प्रभावित होता है, ठीक है। जैसे जिस इलाके में बारिश न्यूनतम होती है, पूरी धरती पर सबसे कम जहां बारिश होती है, वहां के लोगों से जाके पूछो आपकी यहां बारिश होती है कि नहीं होती साहब, मतलब वो होती है लेकिन न के बराबर, समझ गया। जैसे मैंने आपको मतलब थोड़ा सा 2 बूंद पानी पिलाया, मैं आपसे पूछूं जनरली कि मैंने उस दिन आपको पानी पिलाया था क्या, नहीं पिलाया, आपने पानी पिलाया नहीं मेरे को, तो तरसाया था पानी के लिए। तो बहुलक के सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है, लेकिन न्यूनतम प्रभावित होता है न के बराबर। हाँ जी, तो इसमें से सही कथन पूछा है, तो ये मेरे हिसाब में तो सही नहीं है अभी, ठीक है। कुछ हद तक सही मान भी सकता हूं और ना भी। माध्यिका का मान है आवर्ती चित्तर, है संचयी आवर्ती चित्तर होता है वो, संचयी आवर्ती चित्तर होता है वो, संचयी आवर्ती चित्र बोल सकते हैं, जिसको अभी अभी बताया था मैंने। आवर्ती चित्र फ्रीक्वेंसी डायग्राम अलग होता है, इसका मतलब ये कथन तो डेफिनेटली गलत है, ठीक है। संचयी आवर्ती चित्र से माध्यिका प्राप्त होती है, आवर्ती चित्र मैं बताऊंगा बारंबारता बहुभुजों में ही आता है ये, ठीक है। हाँ जी, तो देखिएगा आवर्ती चित्र, बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता, ये कथन डेफिनेटली सत्य है, बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लगभग लोगों ने इसका उत्तर दिया है 4 नंबर, बिकॉज उनको आवर्ती चित्र नहीं पता। मैं बता देता हूं उनको, बंधु बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज, ये बारंबारता जो बहुभुज होता है, इस बारंबारता को ही आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इसको ही आवर्ती चित्र बोलते हैं। समझ गया? बारंबारता बहुभुजें या एक आप नाम बोल सकते हो, सॉरी आयत चित्र, क्या बोल सकते हो? आयत चित्र। और इसी में एक कड़ी बोल सकते हो आप हिस्टोग्राम। क्या बोल सकते हो? हिस्टोग्राम ही बोलते हैं आयत चित्र को इंग्लिश में, हिस्टोग्राम। यही होते हैं जो बहुलक निकालने के काम में आते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये नाम ध्यान रखना, संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र, इनकी तो विशेषता और पूछ ली मैंने। संचयी बारंबारता वक्र, ओजाइव वक्र, ओजाइव वक्र, जिनको अपन तोरण बोलते हैं, मैं शब्दावली सिखा रहा हूं आपको, तोरण बोलते हैं। ये सब किसके लिए उपयोग होते हैं? माध्यिका के लिए उपयोगी होते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये आवर्ती चित्र अलग है, ये आवर्ती चित्र उसको बोलते हैं, संचयी आवर्ती चित्र अलग होता है, ये इसको बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो आवर्ती चित्र अलग चीज है। ये दूसरा गलत है, पहले को इसलिए गलत कर दिया क्योंकि कौन सा सही है, और ऑब्जेक्टिव का पैटर्न ये कह रहा है कि ये तो गलत है तो सारे तो सही नहीं है, तो फिर पहला भी गलत है क्योंकि बहुलक आंकड़ों से प्रभावित होता है लेकिन न्यूनतम होता है साहब। ठीक बात है, हाँ जी, तो ये सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता, ये बात सही हो गई। कुछ आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब x बार को मैं 2 मान लेता हूं और m को कितना मान लेता हूं? 3। तो मैं एक काम करता हूं, z निकाल लेता हूं। z होता है 3m माइनस 2x बार, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 9 माइनस 2 गुणा 2 4, तो z का मान कितना आ गया? 5। आपको कह रहा है बहुलक और माध्यिका का अनुपात क्या होगा? बहुलक तो 5 है ही, और माध्यिका कितनी है? यहाँ पे माध्यिका कितनी है? 3 है, तो 5:3 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी श्रेणी में वह मान जो अधिकतम बार आता है क्या कहलाता है? सिंपल पर्सन। श्रेणी में सबसे ज्यादा बार आने वाला मान क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है, सिंपल पर्सन। आओ भाई, वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा का औसत मान क्या कहलाता है? किसी भी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा का मान वर्ग चिन्ह कहलाता है, जिसको अपन मध्य मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य मान भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में मिड वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू बोलते हैं। हाँ जी, तो इसको मिड वैल्यू भी बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग परिसीमा, वर्ग परिसीमा उच्च सीमा को बोले, वर्ग परिसीमा बोली जाती है, मतलब इसकी अंतराल को बोल सकते हो, पर परिसीमा, उच्च सीमा अलग होती है, निम्न सीमा अलग होती है। परिसीमा किसी की बाहरी सीमा होती है, मतलब वो उसका मध्य औसत मान नहीं होता है। ठीक है, वर्ग आवर्ती अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी है, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल है। राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? ये वर्ग चिन्ह नाम कंफ्यूज करता है, इसको इंग्लिश में देखना मिड वैल्यू मिलेगा। ठीक है, 15 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, प्रत्येक प्रेक्षण को 7 से गुणा करने पर नया माध्य। आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई गई है कि प्रत्येक परिमाण में कोई समान संख्या जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो माध्य भी उससे प्रभावित होगा, सीमांत आंकड़ों से ही नहीं, प्रत्येक परिमाण में कुछ जोड़ोगे घटाओगे तो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। ये पहले माध्य 13 था तो माध्य भी 7 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, और नया माध्य कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप है। हाँ जी, द बेस्ट मेजर, बंधु बेस्ट मेजर पूछ लिया आपको। हाँ जी, बेस्ट मेजर पूछ लिया। हाँ जी, बेस्ट मेजर पूछे आपसे, क्या पूछे? बेस्ट मेजर पूछे आपको। हाँ जी, बेस्ट मेजर पूछे तो कौन होता है? माध्य। बेस्ट मेजर माध्य क्यों होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप पूछता, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप पूछता तब तो उपरोक्त सभी हो जाता, लेकिन द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन ही होता है, हमेशा माध्य ही होता है। क्यों? क्योंकि माध्य डेटा के प्रत्येक मान को बराबर महत्व देता है, एक आदर्श माप होता है। कैसा माप होता है? आदर्श माप होता है, डेटा के प्रत्येक मान को एक बराबर महत्व देता है। क्या देता है? बराबर महत्व देता है। ये चर के प्रत्येक मान को बराबर महत्व देता है, इसीलिए इसको प्रतिनिधि मान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि मान भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एक आदर्श माप होता है, प्रतिनिधि माप होता है, इसीलिए इसको सर्वोत्तम माप की श्रेणी, सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे अच्छा माप है, माध्य ही होता है। लेकिन कई बार प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आंसर पूछते हैं, वो ध्यान रखना होता है। निम्नलिखित में से गलत कथन छांटो। दंड आलेख में प्रत्येक दंड की मोटाई समान होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो दंड आलेख होता है ना, बार ग्राफ भी इसको बोलते हैं, ये होता है, इसको अपन इंग्लिश में बार बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दंड।
दंड आलेख की खास बात यह होती है कि प्रत्येक दंड की मोटाई क्या होती है बंधु, समान होती है। प्रत्येक दंडों की मोटाई समान होती है, अर्थात हर दंड की मोटाई, इसकी डी है तो इसकी भी डी होगी, इसकी भी क्या होगी, डी। प्रत्येक दंड की मोटाई समान होती है दंडालेख में। बार ग्राफ एक ही बात है, बार ग्राफ में क्रमागत दंडों के बीच की दूरी समान होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये अक्ष है तो क्रमागत दंडों के बीच की दूरी इसमें भी क्या होती है, अक्ष। आयत चित्र सतत बारंबारता बंटन सारणी के अनुरूप है आकृति होती है, बिल्कुल सही बात है। कॉन्टिन्यूअस के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए ही आयत चित्र बनाया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। आयत चित्र के लिए ये बात तो बिल्कुल सही है, ओके। आयत चित्र अवर्गीकृत बारंबारता, अरे अवर्गीकृत किसको कहा जाता है, अवर्गीकृत कहा जाता है डिस्क्रीट को, डिस्क्रीट को, जिसको अपन खंडित बोलते हैं। और ध्यान रखना बंधु, क्या लिखाया था, डिस्क्रीट के लिए क्या बनता है, दंड आलेख बनता है। क्या बनता है, दंड आलेख, बार ग्राफ बनता है डिस्क्रीट के लिए, ये नहीं बनता, ये गलत है। अनुरूप आकृति होती है तो ये डी क्या होगा, गलत होगा। ये इसी के लिए बनता है, डिस्क्रीट के लिए, इसमें तो सतत बनती है, ठोस आकृति बनती है ये, ठीक है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति संबंधित माध्य है। देखो बंधु, माध्य दो प्रकार, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक मैथमेटिकल मीन होता है और एक होता है पोजिशनल मीन। पोजिशनल मीन, मैथमेटिकल मीन में कौन कौन आते हैं, मैथमेटिकल मीन में समांतर माध्य आता है। क्या आता है, समांतर माध्य आता है। समांतर माध्य को ही अपन क्या बोलते हैं, माध्य लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसी में ही आता है बंधु आपके पास में समांतर माध्य हो ही गया। इसी में ही आता है आपके पास में गुणोत्तर माध्य। क्या आता है, गुणोत्तर माध्य आता है। इसी में ही आता है हार्मोनिक माध्य, हरात्मक माध्य, ठीक है। ये होते हैं पोजिशनल मीन, होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माध्यिका, पोजिशनल मीन में एक तो माध्यिका होता है और एक क्या होता है, बहुलक होता है। तो ये कह रहा है कि स्थिति संबंधित माध्य, पोजिशनल मीन कौन सा है, माध्यिका और बहुलक है, स्थिति संबंधित माध्य है, तो ए और सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। समांतर माध्य कैसा है, गणितीय माध्य है, ठीक है। ये दोनों लोकेशन स्थिति बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला आता है, निम्न आंकड़े दिए गए होने पर केंद्रीय प्रति का सबसे अच्छा माप क्या होगा। गजब का प्रश्न। अब ये मत कर देना माध्य, स्टैटिक्स नाम ही इसी का ही है, इमोशंस बहुत छुपे होते हैं स्टैटिक्स में। हाँ जी, इनका अगर आप माध्य निकालोगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा, 1 + 3 + 4 + 7 + 11 बट्टे 2 3 4 5 है। और बताओ बंधु, 11 और 7 है, 18 और 4 22 और 23 और 25 और 1 26 है, 26/4। एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आपको इसमें दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है, एक जोर आ रहा है ना, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। ऐसे आंकड़े दिए तो माध्य में जोर है, और बहुलक तो अनिर्धारित है। यहाँ पे बहुलक क्या है, अनिर्धारित है। यहाँ पे बहुलक निर्धारित करना ही माथापच्ची है यहाँ पे। लेकिन माध्यिका देखना आप कितना इजी आ जाएगी। यहाँ माध्यिका कितनी है, 4। सबसे सरल, जल्दी, सहज, कंफर्ट जो रहा है आपके लिए, ऐसे आंकड़े दिए हुए होने पर माध्यिका ही सबसे अच्छा माप होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला, एक बारंबारता बंटन में 9 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 9 वर्ग हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 9 वर्ग हैं। कह रहा है प्रत्येक वर्ग की चौड़ाई 2.5 है। कोई बात नहीं, प्रत्येक वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 2.5। 9 वर्ग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। प्रत्येक की चौड़ाई 2.5 है। सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10 पॉइंट कितनी है, 6। सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10.6 है। तो 10.6 में 2 पॉइंट कितना जोड़ूंगा, 5। तो 12.6 और 13.1 आ जाएगा। कितना आएगा, 13.1। फिर ये 13.1 है तो फिर 2.5 और जुड़ेगा, तो 15 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.5 जुड़ेगा तो 15.6। फिर ये 15.6 होगा, और ऐसे 2.5 जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये 2.5 कितनी बार जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार जुड़ेगा। 9 बार कौन जुड़ेगा, 2.5, तो 25 नाम 225 होता है। इसका मतलब 22.5 जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाएगा, 22.5 जुड़ जाएगा। किसमें, 10.6 में। तो 10.6 में 22 दशमलव कितना जोड़ दो, 5, और जोड़ोगे तो 6 और 5 11,
और ये एक 3 हो ही गया, ये 3। सबसे बड़े वर्ग की उच्च सीमा 33 पॉइंट कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी दोस्तों। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परख परीक्षा में किसी कक्षा के विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार है, इनका परिसर ज्ञात करो। परिसर क्या होता है? परिसर होता है बंधु सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटे आंकड़े का अंतर। इसको प्रास भी बोलता है कई जगह, ध्यान रखना, या इसको रेंज भी बोलता है। क्या बोलता है? रेंज भी बोलता है। सबसे बड़े आंकड़े और सबसे छोटे आंकड़े का अंतर होता है ये प्रास। सबसे बड़ा आंकड़ा मुझे क्या दिख रहा है इसमें? 95 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 95। और सबसे छोटा आंकड़ा क्या है यहाँ पे? सबसे छोटा आंकड़ा देखो बंधु, 5 वाली रो में कोई है क्या? नहीं है। 6 वाली रो में है जरूर। कितना है? 62 है। तो 62 घटा लो, ये तो 33 बचेगा। तो इन आंकड़ों की प्रास कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खंडित श्रेणी नहीं है? कौन सी खंडित श्रेणी नहीं है बंधु? खंडित को मतलब इसमें डिस्क्रीट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डिस्क्रीट को बोलते हैं। कौन सी डिस्क्रीट नहीं है? एक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज होती है। एक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या जैसे ऐसे लिखी हुई होती है, जैसे आपको लिख दे कि पृष्ठ संख्या 48 पर, पृष्ठ संख्या 48 पर आपके टॉपिक का नाम लिख दे। किसका नाम लिख दे? टॉपिक का नाम लिख दे। और लिख दे जैसे ब्याज है, ठीक है, क्या है? ब्याज है, ठीक है। पृष्ठ संख्या जैसे 49 पर आपके अनुपात है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रीट सीरीज का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, मकान में कमरों की संख्या, मकान में कमरों की जो संख्या होती है वो भी डिस्क्रीट का उदाहरण होती है। क्यों होती है वो डिस्क्रीट का उदाहरण? जैसे रूम नंबर, कमरे की संख्या, और कक्षा। रूम नंबर 5 में कक्षा 5वीं के विद्यार्थी बैठेंगे। रूम नंबर 6 में कक्षा 6वीं के विद्यार्थी बैठेंगे। रूम नंबर 7 में कक्षा 9वीं के विद्यार्थी बैठेंगे। डिस्क्रीट के उदाहरण है। अगला कह रहा है एक महाविद्यालय में छात्रों की संख्या, ये भी डिस्क्रीट की होती है। चौथा, डिस्क्रीट की कैसे होती है? जैसे संख्या लिख देता है अगला, और संकाय लिख देता है। क्या लिख देता है? संकाय लिख देता है। विज्ञान संकाय में छात्रों की संख्या 300 है, ठीक है। कला संकाय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 200 है। मतलब ये सब डिस्क्रीट के उदाहरण है, लेकिन एक कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई, ये कॉन्टिन्यूअस का उदाहरण है। ये किसका है? कॉन्टिन्यूअस का उदाहरण है, सतत का है। ये कॉन्टिन्यूअस का उदाहरण है। कैसे? जैसे ऊंचाई देता है अगला। अब ऊंचाई बंधु एक ऐसी मान है, ऊंचाई हो गई, वजन हो गया, ये ऐसे मान है कि इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। फिक्स मान इनमें सबका कोई एक ही मान नहीं होता, आंकड़ों में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। सुनील की ऊंचाई, महेश की ऊंचाई, बनवारी की ऊंचाई सेंटीमीटर में भी आप लोगे तो किसी की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है, तो 155 से 160 वालों को एक जगह लेना पड़ेगा। आपको संख्या लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो 12 बच्चे हैं, फिर 160 से लेके 165 तक आपने ले लिया, वो बच्चे हैं मान लो 10, ऐसे। फिर 165 से लेके 170 तक की ऊंचाई वाले 7 बच्चे, ऐसे कॉन्टिन्यूअस का उदाहरण होती है। ऊंचाई वगैरह डेटा में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, तो ये इस प्रकार से किसका उदाहरण है? कॉन्टिन्यूअस का उदाहरण है। नेक्स्ट है समूहीकरण की गुण किस में पाया जाता है? बंधु बहुलक में ग्रुपिंग की नेचर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? बहुलक में ग्रुपिंग की नेचर पाई जाती है। जिस प्रकार से अपन ग्रुप बनाते हैं, कई बार कैसे ग्रुप बनाते हैं? जैसे सपोज दैट एक्स और एफ है, फ्रीक्वेंसी है। मुझे एक बात बताओ, एक्स आपके पास में एक्स के मान अलग अलग हैं। यहाँ पे एक्स का मान 30 है, फिर 40 है डेटा, ठीक है, फिर 50 है, फिर 60 है, फिर 70 है, ऐसे, ठीक है। और इनकी फ्रीक्वेंसी 3, 5, 5, 2, 7 ऐसे कुछ है, ठीक है। सॉरी 7 क्या, 4 है। आपको यहाँ बहुलक निकालना होता है तो आप ग्रुपिंग करते हो कि नहीं करते हो? यहाँ बहुलक 5 भी कह रहा है कि बहुलक 40 भी है, ये 5 कह रहा है बहुलक 50 भी है। वैसे द्विबहुलक युक्त श्रृंखलाएं होती है, लेकिन फिर ग्रुपिंग होती है, और यहाँ पे ग्रुपिंग होती है तो 5 और 3 8 और 5 13 हो जाएगा इनका ग्रुप, ठीक है। इनमें ग्रुपिंग होगी तो 5 और सॉरी गलत कर लिया, इसमें ग्रुपिंग होगी तो 5 और 5 10 और 2 12। इसका मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये। इसका मतलब ये इसका क्या होगा? बहुलक होगा। क्या होगा? बहुलक 40 होगा। अर्थात बहुलक में ग्रुपिंग की नेचर पाई जाती है, ग्रुपिंग होती है इसमें, ठीक है। हाँ जी, ये किसका उदाहरण है बंधु? कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। सीरीज होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। हाँ जी, सीरीज 2 प्रकार की कैसे होती है? एक तो इंडिविजुअल होती है। इंडिविजुअल जो सीरीज होती है उसमें बंधु फ्रीक्वेंसी एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है? फ्रीक्वेंसी। और एक होती है नॉन इंडिविजुअल। क्या होती है?
नॉन इंडिविजुअल सीरीज होती है। नॉन इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है, बस ये दो प्रकार की होती है। एक होती है डिस्क्रीट, हाँ जी, डिस्क्रीट सीरीज की खास बात क्या होती है, इसमें क्लासें एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है? क्लासें एब्सेंट होती है। और एक होती है कॉन्टिन्यूअस, क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होती है उसमें क्लासें प्रेजेंट होती है। अब क्लासें प्रेजेंट होती है तो मेरे बंधु ये खुद दो प्रकार की होती है। क्लासें प्रेजेंट होने के बावजूद ये दो प्रकार की हो जाती है। एक हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं इंक्लूसिव, क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव। और एक होती है एक्सक्लूसिव। आपको डायग्राम से ज्यादा बेटर वैसे समझ में आएगा। देखो ऐसे आपको मैं बताऊं इंक्लूसिव कौन सी होती है। इंक्लूसिव वो होती है जिसमें वर्ग ऐसे होते हैं 10 से 19 और फिर 20 से 29, ऐसे ऐसे वर्ग होते हैं। एक्सक्लूसिव वो होती है जिसमें ऐसे वर्ग होते हैं 10 से 20 से और 20 से 30। किसी भी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की क्या होती है? निम्न सीमा होती है। लेकिन खास बात होती है कि इसमें उच्च सीमा वाला मान इसमें शामिल न होकर अगले वर्ग में होता है। इसमें उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती है तो वो उसी में शामिल हो जाता है। लेकिन इंक्लूसिव को अपन बोलते हैं समावेशी, क्या बोलते हैं? समावेशी बोलते हैं। और एक्सक्लूसिव को अपन क्या बोलते हैं? अपवर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्जी। तो कह रहा है ये श्रेणी वर्गांतर किसका उदाहरण है? ये मेरे हिसाब से इंक्लूसिव का है, क्योंकि उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं है। देखो 14 है वो अगले वर्ग में 15 से शुरू हो रहा है, 19 है तो अगले वर्ग में 20 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये किसका उदाहरण है? इंक्लूसिव का उदाहरण है, समावेशी का उदाहरण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बंधु। क्या है कि x और 1/x का माध्य अल्फा है। यहां क्या होता है? x और 1/x का माध्य अल्फा है तो x और 1/x का योग क्या होगा? माध्य होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर कितना? अल्फा। तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा मेरे पास में? 2 अल्फा। आया कि नहीं आया? अब क्या पूछ रहा है आपको? x क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य। अब आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी की घात 3, a प्लस बी की घात 3 आइडेंटिटी होती है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। तो बंधु मुझे एक बात बताओ, x प्लस 1/x की घात 3 कर दूं तो x प्लस 1/x की घात इधर क्यूब कर दूं। क्या कर दूं? क्यूब करने पर जैसे ही क्यूब करूंगा x की क्यूब होगी x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब होगी 1/x क्यूब प्लस 3ab x गुणा 1/x कोष्टक x प्लस 1/x। ये वही फॉर्मूला है जो इधर लगाया है, बराबर 2 की क्यूब 8 अल्फा की क्यूब 8 अल्फा क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से ये x से x कट गया, ये क्या हो गया? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसका मान आ गया आपके पास में 8 अल्फा क्यूब माइनस है, ये 2 है, इसका खुद का मान कितना है? 2 अल्फा। 2 अल्फा को 3 से गुणा करेंगे कितना? 6 अल्फा। ये 6 अल्फा उधर जाके किसका? माइनस का। ये हो गया x क्यूब और 1/x क्यूब। अब आपको क्या चाहिए? x क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य चाहिए, तो इनको जोड़ के किसका भाग लगा दो? 2 का। जोड़ा हुआ है 8 अल्फा क्यूब माइनस 6 अल्फा आया है, 2 का भाग लगाओगे तो 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा इसका उत्तर होगा। 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा कौन से ऑप्शन में? चौथे ऑप्शन में। आइडेंटिटी बेस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि n+1/2वां पद माध्यिका होगी यदि n का मान विषम होता है, तभी ये होता है। सम में क्या होता है? सम में होता है n/2 व n/2 + 1 वे पदों का माध्य, इन पदों का माध्य ही माध्यिका होता है, ठीक है। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा? विषम। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 50 कीटों का भार ग्राम में उनकी आवृत्ति के साथ दर्ज किया गया है, श्रेणी का बहुलक क्या है? मैंने अभी भी बताया था आपको, एक ग्रुपिंग की नेचर पाई जाती है। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो एक काम करो, फिर इनका योग करो, कितना हो गया? 9 9 18 और 4 कितना हो गया? 22। इनका योग 22 हो गया, तो फिर बताओ बंधु इस 9 के करस्पॉन्डेड इनका योग करो, इनका योग करो। 9 और 9 18, 18 और 7 कितना? 25 हो गया। कौन ज्यादा हो गया? ये। तो इस वाला भारी पड़ गया ग्रुपिंग, उस वाला ग्रुपिंग 22 है, इस वाला ग्रुपिंग भारी है, तो बताओ बहुलक कितना हो जाएगा?
26 राइट आंसर हो जाएगा। पड़ोसियों को जोड़ लेते हैं अपन, ठीक है। पाई चार्ट क्या है? गणित के सूत्रों का चार्ट को पाई चार्ट नहीं कहा गया है, गणित की शिक्षण विधि नहीं है ये। वर्ताकार संरचनाओं को बनाने का कोई यंत्र है क्या? नहीं। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का एक तरीका है पाई चार्ट, दंडालेख, रेखा आलेख। ये आंकड़ों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों को आलेखीय रूप से प्रस्तुत करने के तरीके हैं ये पाई चार्ट वगैरह, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहा है? आवर्ती आयत चित्र का निम्न प्रकार के श्रेणी में प्रदर्शन के लिए। आवर्ती आयत चित्र, आयत चित्र मैंने पहले भी बता दिया मेरे हिसाब से काफी बार। आयत चित्र को हिस्टोग्राम भी बोलते हैं। ये किसके लिए बनता है? सतत के लिए बनता है, जिसको अपन वर्गीकृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीकृत भी बोलते हैं, और इसको अखंडित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अखंडित भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो बताओ बंधु, काल श्रेणी होती है कि समय श्रेणी होती है क्या? नहीं होती बंधु, काल श्रेणी नहीं होती है, ठीक है। ये फिर कह रहा है खंडित श्रेणी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट तो नहीं होगी, इंडिविजुअल भी नहीं होगी। तो ये देखो एक हिंदी में नाम ही अलबेला है, इसको क्या बोलते हैं? अविच्छिन्न आवर्ती श्रेणी। ये इसका मतलब यही है कि वो वर्गीकृत है। वर्गीकृत है, क्या है? वर्गीकृत है, अविच्छिन्न आवर्ती श्रेणी है। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो गया? बी। देखो कितना अच्छा, डिस्क्रीट तो नहीं होता है आयत चित्र, ठीक है। ये तो कॉन्टिन्यूअस के लिए बनता है, तो डिस्क्रीट नहीं होता तो व्यक्तिगत भी नहीं होता सीरीजों के प्रकार में। तो बी आंसर हो गया सिंपल तरीके से। पिछली 8 जनगणनाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्रमय प्रस्तुतिकरण कौन सा सही होगा? पिछली 8, जैसे ऐसे मान लो 1961 की, 1971 की, 1981 की, 1991 की। जनगणना कब हुई उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं कि 2011 की, 2021 की, ऐसे पिछली 8 जनगणनाओं को ऐसे दर्शाए। हाँ जी, जनसंख्या, कौन सी संख्या? जनसंख्या, और मैं लिख दूं करोड़ में। किस में? करोड़ में, ठीक है। और यहां पे 30, 40, 80, 100, 150 ऐसे। मान लो 1961 में जनसंख्या थी 30 करोड़, 1971 में हो गई 80 करोड़, 1981 में एक बार वापस कम हो गई, मान लो 40 करोड़, फिर 100 करोड़ हो गई 1991 में, 2001 में 150 करोड़। ये क्या है मुझे बताओ? सरल दंड चित्र है या पाई चार्ट है? पाई चार्ट नहीं है, वर्ग चित्र भी नहीं है, आयत चित्र, हिस्टोग्राम तो है ही नहीं, सरल दंड चित्र है, बार ग्राफ जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार ग्राफ जिसको बोलते हैं वही है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पाई चार्ट कंपनी के विभिन्न खर्चों का विभाजन को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का क्या दें? उत्तर दें। कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पे चलो सीधे। प्रश्न कह रहा है कि कच्चे माल पर खर्च का केंद्रीय कोण ब्याज के केंद्रीय कोण से कितना प्रतिशत ज्यादा है? कच्चे माल पर, कच्चे माल पर कितना है? 30%। और कह रहा है ब्याज पर केंद्रीय कोण से, ब्याज पर कितना है? 10%। तो 10 से 30% कितना ज्यादा है? मैं तो पूछ रहा हूं ये ज्यादा कितना है? तो आप इसको ज्यादा 20 मत दे देना, ज्यादा ये मत बोल देना 20%, 20% ज्यादा है। इनका उत्तर देने का तरीका ये नहीं माना जाता है, ये ऑफलाइन में भी बता चुका हूं। इनका उत्तर देने का तरीका सीधा नहीं है, इनका उत्तर देने का तरीका ये है, तरीका ये है कि 10 से 30 कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। कितने से? 10 से, इंटू क्या कर लो? 100। और यहां से आपके पास में उत्तर आएगा कितना? 200%। और वो कौन से ऑप्शन में है? ये राशि में। मेरे बंधु आप इससे तो स्वीकार नहीं करोगे, आप 200% को मानोगे, लेकिन मैं आपको इसमें डिग्री में कन्वर्ट करा के कराऊं तो आपको मानना पड़ेगा। डिग्री में कन्वर्ट करूं तो बताओ 10% का मतलब कितना होता है? 10/100 इंटू 360 बराबर कितना? 36 डिग्री। कितना डिग्री? 36 डिग्री। और इसको मैं लिख दूं 30/100 इंटू 360। तो यहां से कितना करोगे आप? 36 3 108 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारा प्रतिशत आज है ही नहीं, पहले तो तुम 20 कर रहे थे ना, अब बताओ 36 से 108 कितना ज्यादा है? 36 से 108 कितना ज्यादा है? 36 डिग्री से 108 डिग्री कितना डिग्री ज्यादा है? कितना डिग्री ज्यादा है? 72 डिग्री ज्यादा है। किससे? 36 डिग्री से इंटू 100 करो। अब बता, अब तो 20 नहीं आएगा ना, 36 दूना 72, 200% ज्यादा आएगा। तो राइट आंसर इसका कितना होगा? 200% होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का। मान लीजिए ग्राफ 4 देशों द्वारा उत्पादित गेहूं की मात्रा लाख टन में दर्शाता है। ग्राफ को पढ़ने का तरीका, सेंस बहुत सही होना चाहिए। मैंने वैसा ही प्रश्न दिया है, मेरे हिसाब से लगभग जनता का ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखो शिक्षक भर्ती और ग्रेड 3 उसमें भी विशेष तौर से
2011 और 12 के उदाहरण तो बहुत अच्छे पड़े हैं, उनमें तो सिंपल यही पूछ लिया कि आयत का परिमाप वर्ग सेंटीमीटर, मतलब परिमाप वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होता, ऐसे ऑप्शन दे दिए, वो सही नहीं है। परिमाप का आंकड़ा मिलाना नहीं है, वर्ग सेंटीमीटर इकाइयां मिलाना है। तो कह रहा है ऊपर दिए गए बार ग्राफ से संबंधित 4 कथन दिए गए। देश बी का उत्पादन देश सी के उत्पादन से 2 गुना है। देश बी का उत्पादन देश सी के उत्पादन से 2 गुना है, बिल्कुल सही बात है। ये बात क्या है बंधु? सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। फिर अगला क्या करा है? सभी 4 देशों का औसत उत्पादन 87.5 है। 4 देशों का औसत उत्पादन तो 80 + 20 कितने? 120, 200, 260 है, और ये हो गया 350 हो गया। 350 4 देशों का औसत उत्पादन है। 350 में 4 का भाग लगा दो, 4 8 32 से बच गया 3, 4 7 28, 4 पंजो सॉरी 2 4 पंजो 20, 87.5 आ गया। बिल्कुल सही बात है। ये भी बात सही है कि लाख टन में है, ये ध्यान रखना, लाख टन शब्द बोलना जरूरी है, सत्य है। ये कह रहा है डी देश का उत्पादन ए देश के उत्पादन से 10 टन अधिक है, ये गड़बड़ है। डी देश का उत्पादन ए देश के उत्पादन से 10 टन अधिक है। ये बता कितना टन अधिक है? 10 टन नहीं है, 10 लाख टन अधिक है। क्या है? 10 लाख टन अधिक है। और ये तीसरा ऑप्शन गलत है, गलत है। 10 टन नहीं, 10 टन अधिक नहीं, 10 लाख टन बोलता ना, 10 लाख टन बोलता, कहता तो सही होता बाबू। तो क्या होता? तो सही होता। मैंने यही चेक किया टेस्ट के माध्यम से कि देखे बच्चे की जो जो नजर है वो पेनी है या सीधा लाइटली लेता है। और कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे पता चले कि किन किन बच्चों का ये गलत हुआ, ताकि मैं इस प्रकार की अप्रोच और दूं पेपरों में और आपको और परफेक्ट कर दूं कि एग्जाम में कम से कम आपसे गलती ना हो। तो डी देश का उत्पादन ए देश के उत्पादन से 10 टन अधिक है, ये गलत है। केवल 1 और 2 ही सत्य हैं, तीसरा तो सत्य नहीं है। तीसरा 3 ऑप्शनों में पड़ा है, ये सत्य नहीं है। तो थोड़ा एक बार ध्यान देना इस प्रकार से। ओके, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, अपनी जो ग्रेड 3 की एग्जाम लगी थी उसके जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे उनका मैं आपको विस्तृत समाधान प्रोवाइड करवाता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? आजकल ऐसे क्वेश्चन काफी ट्रेंड में है, स्टेटमेंट वाले। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से वो ऑप्शन चूज करना है जो राइट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला है, व्यक्ति जब अल्कोहल का सेवन करता है तो थैलेमस सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। इसके प्रभावित होने की वजह से गंध यानी स्मेल फील होना कम हो जाती है। इसके अलावा जो स्वाद महसूस होता है वो कम महसूस होने लग जाता है, और इसके अलावा जो स्पर्श महसूस होता है वो कम होने लग जाता है। इसके अलावा तापमान जो है वो कम महसूस होने लग जाता है। तो ये सारे थैलेमस के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, हमें रॉन्ग चूज करना है। दूसरा कह रहा है, मध्य मस्तिष्क शरीर की ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण, ये गलत बात है, क्योंकि ये मध्य मस्तिष्क जो है इसका काम है देखना और सुनने के केंद्र। इसमें देखने और सुनने के केंद्र होते हैं, मतलब इसके द्वारा कंट्रोल होता है आंखों का और कानों का। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, इसलिए अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो सही उत्तर हो गया, क्योंकि आपको वही ऑप्शन चूज करना है जो रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या है? तो मेरुरज्जु का काम जो है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करना होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, सत्य कथन है। मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लोगेटा से जुड़ा होता है, ये बात भी सही। जिसकी लंबाई 40 से 43 सेंटीमीटर होती है, ये भी सही है। व्यक्ति की मृत्यु होने पर मेडुला ऑब्लोगेटा पॉन्स से पहले कार्य करना बंद कर देता है, ये बात गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा, पॉन्स पहले कार्य करना बंद करता है। असुमेलित है ड्यूरामेटर। आपको पता है कि ब्रेन के बाहर 3 परतें होती हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायोमेटर। तो सबसे बाहर ड्यूरामेटर, सबसे अंदर पायोमेटर। ठीक है, तो ड्यूरामेटर सबसे बाहरी झिल्ली, बिल्कुल सही बात है। पायोमेटर सबसे अंदर होती है, लेकिन हाँ ये भी सही बात है। पायोमेटर कह रहा है मस्तिष्क की मध्य झिल्ली पायोमेटर ना होकर के अरेक्नोइड होती है, अरेक्नोइड होती है। और ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया अभी,
पायोमेटर मस्तिष्क के सबसे भीतरी झिल्ली, ड्यूरामेटर सबसे बाहरी। अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है। हमें चूज करना है असुमेलित, मतलब इसमें से वो ऑप्शन चूज करना है जो असुमेलित है। तो ये दोनों सुमेलित है, असुमेलित कौन सा है? 3। तो राइट आंसर हो गया केवल 3। ठीक है, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर हो गया। अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या है? वो कह रहा है असत्य कथन, सेम वही है। मेडुला ऑब्लिगेटा शरीर की समस्त अनिच्छी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही बात है। अरेक्नोइड और ड्यूरामेटर के बीच प्रमस्तिष्क मेरुदर्भ, ये गलत बात है क्योंकि 3 लेयर होती हैं, DAP। यहां पे CSF बड़ा होता है और इसका नाम है सब। ये जो है ये अरेक्नोइड और पायोमेटर के बीच में होता है, अरेक्नोइड और ड्यूरामेटर के बीच में नहीं होता। इसकी जगह अपन पायोमेटर करें तब ये स्टेटमेंट सही हो। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो असत्य है, तो यही आपका उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से राइट स्टेटमेंट पहचाना, यादाश्त, चिंतन, मनन, पहचानना, गंध, इन सब का नियंत्रण होता है प्रमस्तिष्क के द्वारा, जबकि यहां दे रखा है मध्य मस्तिष्क, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग और सबसे छोटा नहीं है, सबसे बड़ा भाग है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। प्रमस्तिष्क कुल मस्तिष्क का 15 से 20% है, ये भी गलत है क्योंकि प्रमस्तिष्क जो है वो कुल मस्तिष्क का लगभग 66 से 67% यानी 2/3 भाग होता है। प्रमस्तिष्क को ज्ञान और बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटी तंत्रिका आपको पता है ट्रोक्लियर तंत्रिका होती है। वेगस जो है वो सबसे बड़ी कपाली तंत्रिका है, मस्तिष्क को हृदय से जोड़ती है। मैच करना है सेरिब्रम, सेरिब्रम मतलब प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क बुद्धिमत्ता का स्थल। सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क जो हमारे शरीर में मुद्रा और संतुलन बनाने का काम करता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के द्वारा सभी ग्रंथियों का नियंत्रण होता है। मध्य मस्तिष्क में देखने और सुनने के केंद्र होते हैं। तो अपना जो सही स्टेटमेंट हो गया वो हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, या फिर अपन कह सकते हैं 66 से 67% हिस्सा होता है। अगला है ताप नियंत्रण केंद्र। ताप नियंत्रण केंद्र कौन है? भी हाइपोथैलेमस है। कौन सी ग्रंथि है जो उसे मस्तिष्क की रेत या जैवी घड़ी? तो पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क या रेत या जैवी घड़ी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका के कुछ कण पाए जाते हैं और ये हमारी दैनिक डेली रिदम का नियंत्रण करती है। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है और इसमें अंतःस्रावी तंत्र इसकी सहायता करता है। पाचन तंत्र, जनन तंत्र और श्वसन तंत्र का इसमें कोई योगदान नहीं है। कॉर्पस कैलोसम, तो हमारा जो सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है, वो 2 भागों में बटा होता है और इन दोनों भागों को जोड़ने के लिए बीच में रेशेदार संरचना पाई जाती है, इसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है और इन्हें कहा जाता है हेमिस्फीयर, गोलार्ध। तो कॉर्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क के जो दोनों गोलार्ध हैं उनको जोड़ता है। अगला है कथन 1 और 2 को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से अपने उत्तर देना है। मानव में मेरुरज्जु से 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं और मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये तंत्रिकाएं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। नहीं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है वो इनमें से केवल कौन सी तंत्रिकाओं के द्वारा निर्मित होता है? वो निर्मित होता है चालक या जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। एक सही है परंतु 2 गलत है। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। तो ये आपके आज के बायोलॉजी के प्रश्न थे जिनका समाधान मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है 1.0, उस जो पेपर हुआ था उसके फिजिक्स के पार्ट के क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो 126 से स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है दाब का मात्रक नहीं है। अब आपको पता है दाब का सूत्र आप कैसे लिखोगे? P बराबर F बट्टा A। P बराबर F बट्टा A। F क्या है? बल है। बल का आपको पता है क्या होता है? न्यूटन। A क्या होता है? एरिया होता है। एरिया को मीटर स्क्वायर। तो मतलब कि पहला है। आपसे पूछा है नहीं है। दूसरा देखो पास्कल। पास्कल वैज्ञानिक का नाम है जिसने दाब के बारे में बताया, तो ये पास्कल भी होता है। पास्कल भी
होता है। आगे देखो तीसरे पे चलो, केजी बटे, ये भी सही है, केजी बटे मीटर गुणा सेकंड का स्क्वायर। अब देखो न्यूटन, न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। आप कैसे लिखते हो? बल बराबर F बराबर एम ए। एम का क्या होता है? किग्रा। भाई मास का किग्रा। ये ए क्या है? त्वरण। त्वरण को कैसे लिखते हो? मीटर बटे क्या? सेकंड का स्क्वायर। सेकंड का स्क्वायर, और नीचे मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या बचा आपसे? किग्रा बटे मीटर बचा गुणा सेकंड का स्क्वायर, मतलब कि तीसरा भी है। तो क्या बचा फिर? यही नहीं है, जूल बटे मीटर, जूल इंटू मीटर। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही है, क्योंकि ये दाब का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दलदल में, मतलब दलदल मतलब कीचड़ में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। भाई क्यों? हमारा सूत्र है दाब वाला, P बराबर F बटा A। अब लेट जाने की, फंस गया, लेट जाने की क्यों? लेटने से उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेटने पर क्या है? क्या लेटने पर? लेटने पर क्या है? क्षेत्रफल बढ़ जाता है। लेटने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्या है? क्षेत्रफल बढ़ गया ये तो क्या है? P यानी दाब। दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दाब कम होने से क्या, वो ऊपर आ जाएगा, तैरने लग जाता है। तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसे वह ऊपर आ जाता है, तैरने लगता है। तो आपका ऑप्शन ए की इसका सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, एक लकड़ी का गुटका है जो जिसका वायु में, भाई नॉर्मल है, वायु में भार कितना दे रखा है? 4 न्यूटन दे रखा है, और द्रव में दे रखा है उसका, द्रव में डुबोने पर वो 3 न्यूटन हो जाता है उसका भार। तो उत्प्लावन बल, देखो उत्प्लावन बल क्या ऊपर की ओर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। किसी भी गुटके को क्या हम द्रव में डुबो रहे हैं, भार तो नीचे की तरफ, इसका वेट ऊपर की तरफ क्या लगेगा? उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल क्या आ जाएगा? दोनों का अंतर है, मतलब कि वायु में गुटके का भार माइनस द्रव में, द्रव में भार। वायु में कितना भार है? 4 न्यूटन, और डुबाने पर कितना है? 3 न्यूटन है। कितना आ जाएगा अंतर? 1 न्यूटन। ये क्या है? आपका उत्प्लावन बल है। आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्प्लावन बल के बारे में। लोहे की कील, लोहे की कील पारे पर तैरती है। किस पर तैरती है भाई? पारे पर तैरती है, जबकि पानी में डूब जाती है। पानी में डूब जाती है। देखो ऑप्शन पढ़ो। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति की प्रकृति पानी की तुलना में कम होती है। भाई रासायनिक अभिक्रिया वाला इसमें है नहीं। घनत्व का है, घनत्व देखो, लोहे का भार पानी से अधिक होता है और पारे में कम होता है। भार का मतलब नहीं, घनत्व के बारे में आएगा। लोहे का घनत्व है पानी में, पानी से अधिक होता है। भाई घनत्व लोहे का ज्यादा हो गया तभी वो डूब जाएगी पानी में, जबकि पारे से के क्या होता है? वो कम होता है लोहे, तब वो लोहे की कील क्या पारे पर तैरती है। अगला प्रश्न देखिए। जब कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है, क्योंकि द्रव में डूबना आपने पढ़ा होगा, द्रव में डूबना, द्रव में डूबना, द्रव में डूबेगी क्योंकि उसके हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से क्या हो गया? कम होगा। वस्तु के भार से अगर वो कम भार क्या हटाएगी द्रव का, तो वो क्या है? डूब जाएगी। बराबर होगा तो तैरेगी, अगर अधिक होगा तो क्या हो? वो ज्यादा तैरेगी, वो उस पर रहेगा, आधी डूबेगी या पूर्णतः डूब बराबर में तैरेगी, तो वो क्या है? इसके बराबर। तो क्या है? कम होता है ना, तब ये चीज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। द्रव द्वारा या वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार क्या होता है? वस्तु से कम होता है, ये चीज है, तब वो डूब जाएगी। बर्नौली प्रमेय पर क्या आधारित है भाई? बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय संवेग संरक्षण पर नहीं आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर।
ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है बर्नौली प्रमेय, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर वो कार्य करती है। ऑप्शन बी इसका राइट है। आवेश संरक्षण का है नहीं, कोणीय संवेग भी इसमें है नहीं, तो ये तो सीधा सा सिंपल है। अगला प्रश्न देखिए, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के जीरो क्या क्षेत्रफल दे रखा 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के छोटे बेलन पर 60 केजी भार का वजन रखा है। यदि क्षेत्रफल कितना हो गया 10 मीटर स्क्वायर वाले बड़े बेलन से अधिकतम कितना वजन उठाया जा सकता है। अब देखो प्रेशर है दोनों पर समान रहेगा, मतलब दाब दोनों पर समान रहेगा। दाब का आपको पता है सूत्र क्या होता है, F/A, इसका भी F/A। पहले में कितना है 60 केजी भार है वजन, तो 60। दूसरे एरिया कितना है 0.1। F2 आपको ज्ञात करना है और A2 कितना है 10 है। यहां से आप F2 निकालोगे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.1 से भाग लग जाएगा, तो आ जाएगा ये 6000 केजी। कितना वजन उठा सकता है वो लिफ्ट, अब 6000 केजी उठा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अब देखो विभिन्न आकृतियों के 3 पात्र ABC हैं, अलग अलग आकृतियां हैं। देखो एक चीज दे रखे समान ऊंचाई तक उसमें जल है, भाई इसमें भी कितना है समान ऊंचाई तक, देखो इतनी ऊंचाई तक जल है H, तीनों में H, तो अपन लिख सकते हैं HA बराबर HB बराबर HC। तीनों में क्या है जल है, वो समान ऊंचाई तक भरा हुआ है। दाब दे रखे PA PB PC, पात्र के क्रमशः ABC पर है दाब, यहाँ पे दाब दे रखा है PA PB PC, इसका PA है, इसका PB है, इसका PC है। तो क्या है दाब बताना आपको दाब का सूत्र होता है पता है, P बराबर क्या है रो GH द्रव का। अब देखो रो जल है, जल का घनत्व सभी समान होता है तीनों में। G गुरुत्वाकर्षण भी समान रहता है, फिक्स रहता है, नियत रहता है। रो भी नियत रहता है जल के लिए, किसी भी पदार्थ के लिए। H आपको पता दे रखा है तीनों के लिए बराबर है, तीनों के लिए बराबर है। तो PA बराबर PB बराबर PC, तीनों पात्रों में नीचे जो दाब लगता है वो बराबर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, द्रव चलित ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, द्रव चलित जो गाड़ियां है जो ब्रेक लगाए जाते हैं वो किस नियम का पालन करती है, तो ये नियम है आपका पास्कल का नियम। पास्कल के नियम का पालन करती है कि वो जो दाब लगाया जाता है वो तीनों में जो भी चारों टायरों पर है वो बराबर लगता है, तो ये द्रव चलित ब्रेक का है, पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला देखिए, 120 केजी द्रव्यमान के एक लकड़ी के ब्लॉक को पानी में डुबोने के लिए इस पर रखे जा सकने वाले भार का मान क्या होगा। अब क्या है आपके पास एक 120 केजी द्रव्यमान का कोई लकड़ी का ब्लॉक है, उसको आपको क्या है पानी में डुबोना है। थोड़ा सा क्या कैलकुलेटिव प्रश्न है, यहाँ पे रखा हुआ है कितना दे रखा है 120 केजी का। अब क्या है उस पर कुछ भार रखेंगे तभी ये डूबेगा, कि वो द्रव इस द्वारा वो द्रव कितना रह गया, वही तो बात है। तो क्या हो गया क्या होना चाहिए भाई, इसका भार हम अक्स मान लेते हैं, अक्स केजी, तो क्या आ जाएगा P कितना आ जाएगा 120 प्लस एक्स इंटू जी 10, इतना प्रेशर लगेगा। आपको अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, अक्स की वैल्यू। अब सर्वप्रथम देखो क्या नहीं दे रखा है इसने, अगर मेरे पास आयतन हो उस गुटके का आयतन आपको पता है क्या होता है द्रव्यमान बट्टे घनत्व। द्रव्यमान कितना दे रखा है 120, घनत्व कितना दे रखा है 600 केजी बट्टे मीटर क्यूब। करोगे आप ये निकल कर आएगा 1/5 0.2 मीटर क्यूब, क्या आ जाएगा आयतन। अब देखो क्या आ जाएगा द्रव हटाया गया
कितना हटाया गया, v सिग्मा g, v सिग्मा g के बराबर हटाया गया। कितना v कितना है, हमने निकाला 0.2, रो का मान आपको पता है 10⁻3 और g का मान कितना है 10। करोगे ये इसके बराबर है, इसे दाब के बराबर है, तो निकाल लो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 120 प्लस x इंटू 10, ये दाब है। 0.2 बल लगाया ना नीचे की तरफ है, 3 10⁻3 गुणा 10, 10 से 10 कट गया, क्या निकल कर आया 120 प्लस x बराबर कितना आया 200। x करोगे तो 200 में से 120 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 80 kg। मतलब कि उस गुटके पर हम क्या है 80 kg का वजन रखेंगे, तब वो क्या है डूब जाएगी। यही है ना डूबोने के लिए, तो वो क्या है डूब जाएगी। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वही बात, द्रव द्वारा हटाएगा, जो बल लगता है नीचे की तरफ दाब लगता है, उससे क्या द्रव हटेगा। द्रव कितना हटा, द्रव हटा इतना, और आपको पता है नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है 120 प्लस m g के बराबर, जो कि इसके है v सिग्मा इसके बराबर है। तो ये सिंपल सा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र तल पर जल की सतह से 20 मीटर के नीचे, क्या 20 मीटर नीचे तैराक पर कितना लाभ है। देखो कोई तैराक तैर रहा है और वो कितना तल से कितना है 20 मीटर नीचे की तरफ फेंका है, तो आपने दाब पढ़ा है, दाब क्या लगेगा उस पर, P बराबर क्या लगेगा P0 मतलब वायुमंडलीय दाब, पहले जो वायु में कितना दाब था, और फिर रो जी एच के बराबर लगेगा। P0 आपको पता है क्या होता है, 1 ATM होता है, प्लस रो कितना होता है पानी का 10⁻3 kg बट्टे मीटर क्यूब, जी का मान आपको पता है 10 होता है, एच का मान 20 दे रखा है। करोगे आप 1 ATM प्लस ये करोगे 2 गुणा 10⁵5, आपको पता है 1 ATM कितना होता है लगभग 10⁵5 के बराबर होता है, तो ये भी क्या होगा 2 ATM है, ये वायुमंडलीय दाब ATM यही होता है, तो कितना आ जाएगा 3 ATM इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देख लेना दाब क्या हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच, बस रो का मान आपको पता होना चाहिए, जी का मान पता होना चाहिए, एच तीनों का मान रख दिया। या 2 ATM, 1 ATM जो वायुमंडलीय दाब लग रहा था पहले से ही, तो कितना हो जाएगा टोटल 3 ATM। अगला प्रश्न देखिए, तूफान में टिन शेड का उड़ना। भाई तूफान आते, आंधी तूफान आते हैं, तो टिन शेड आपके घरों पे लगाए जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, क्यों, किस सिद्धांत पर आधारित है। देखो होता क्या है कि तूफान आएंगे तो क्या है हवा तेज गति से चलेगी, तो क्या है जो आपकी टिन शेड है उसके ऊपर क्या हो जाएगा दाब होता है वो कम हो जाता है, और नीचे भी कम हो जाता है, तो क्या है वो ऊपर उठेगी, दाब कम हो गया तो ऊपर उठेगी। ये है बर्नौली प्रमेय पर आधारित है, बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न है ये केमिस्ट्री से संबंधित है, जो आपको केमिस्ट्री वाले सर इनके आंसर करवा रहे हैं।